Okay. So good morning everyone. Say good morning. जोर से बोलो. जय माता दी. ओके. देखो अभी. क्या चीज है? ओके. तो बताइए, कंपनी लॉ हम लोग पढ़ रहे थे. कंपनीज एक्ट 2013 हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था हमारे सिलेबस में से. और अभी तक के लेक्चर्स में क्या क्या पढ़े हैं बताइए फटाफट से. कंपनी का डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग. देन कंपनी का डेफिनेशन कहाँ पे गिवन था? सेशन नहीं रहे. सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलना का ठीक से. सेक्शन 2 क्लॉज. हाँ, अपने घबराना नहीं है. सेक्शन 2 बोलो. सेक्शन 2 क्लॉज 20. ठीक है. ओके. तो व्हाट वाज द डेफिनेशन? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट. कंपनी का मतलब ऐसा कोई कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हो रहा है और रजिस्टर्ड हो रहा है इस एक्ट में या किसी भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में. प्रीवियस कंपनीज एक्ट का मतलब यहाँ पे, प्रीवियस कंपनीज एक्ट का मतलब था यहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 1913 और कंपनीज एक्ट 1883. ठीक है. चलिए, फिर मैंने कुछ आपको बेसिक्स बताया था. स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट 2013 का. स्ट्रक्चर कैसा दिखता है कंपनीज एक्ट 2013? कंपनीज एक्ट 2013 कैसा दिखता है? दिस एक्ट is divided into 29 chapters, 470 sections, 7 schedules and 95 definitions. फिर डेफिनेशन का क्या रेलिवेंसी रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, है ना? याद है कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्लॉजेज और सबसेक्शन के बीच में डिफरेंस. ठीक है. एनीथिंग एल्स दैट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर? कुछ और चीजें अपन ने किया था. हाँ, फिर मैंने तुमको याद है पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013 का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जा रहा है. सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे रीजनल डायरेक्टर्स. रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे, रीजनल डायरेक्टर्स के बाद कौन? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट किया गया स्टेट वाइज, है ना? एक्सेप्ट every state will have every state will have one ROC except Tamil Nadu and Maharashtra, that will have 2 ROC. ठीक है. एक चीज ध्यान रखना, मैंने ना पहले लेक्चर में तुमको कहा था कि भाई जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो रोज पढ़ के आना है. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो भी चीजें मैं पढ़ा के भेज रहा हूँ आपको पढ़ के आना है. तो मुझे बताओ बिफोर स्टार्टिंग विद द क्लास कौन कौन पढ़ के नहीं आए? बी ऑनेस्ट ऑन योर पार्ट, रेज योर हैंड्स. whosoever has attended the class and still वो घर पे पढ़ के नहीं आया. ओके, 1. नहीं पढ़ के आए? ऐसा चलेगा नहीं बेटा. ठीक है, ज्यादा दिन होता है. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? सीए बनना है ना? सीए इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स, है ना? तो बिना पढ़े बन जाओगे? नहीं बनोगे, बहुत दिक्कत में आ जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे. एंड दैट टू स्पेशली इन लॉ पेपर. फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारी चीजें समझाई हैं. प्लीज डोंट रिपीट इट, है ना, इन द नेक्स्ट क्लास. चलो आगे बढ़ते. डेफिनेशन हम लोग ने कर चुके हैं. डेफिनेशन ऑफ कंपनी हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर. हम लोगों ने देखा था कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर. और कंपनी का मतलब क्या? तो भाई कंपनी का मतलब वो जो इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में गिवन है. ठीक है. उस डेफिनेशन से दो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किए थे. उस डेफिनेशन से दो कंक्लूजन ड्रॉ किया था. पहला क्या था कि भाई ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन किसको कवर नहीं करता है? तो दिस डेफिनेशन डू नॉट कवर फॉरेन कंपनीज, है ना, विद इन इट्स स्कोप. एंड दूसरा क्या था? दूसरा क्या था कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक अनरजिस्टर्ड कंपनी.
मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो रजिस्टर्ड नहीं हो क्या नहीं होगा? जो रजिस्टर्ड नहीं हो कभी भी क्या नहीं होगा भाई? कंपनी नहीं होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट डाउन सभी बच्चे फीचर्स ऑफ कंपनी। अच्छा, कभी तुम लोगों ने सुना है या पढ़ा है फीचर्स ऑफ कंपनी कहीं पे? आइदर इन योर 11th और 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स दोनों दिया हुआ है ना तुमको, तो फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ा रहेगा पहले, कुछ याद है? ओके, बताइए मुझे, बताते जाइए फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में। ओके, एक काम करते हैं, पहले अपन एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी फीचर इन डिटेल। चलेगा? ओके, सो राइट डाउन। सबसे पहला फीचर लिखिए आप, सबसे पहला फीचर लिखिए, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। राइट डाउन, कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन लिखा? ओके, नेक्स्ट राइट डाउन। सिर्फ एक बार लिख लेने का, ऐसा सिर्फ रिकॉल करने के लिए। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। नेक्स्ट राइट डाउन, एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या आर्टिफिशियल पर्सन लिखा? इसके बाद लिखिए सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी लिखा, उसके बाद लिखिए परपेचुअल सक्सेशन। राइट डाउन, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके बाद लिखिए परपेचुअल सक्सेशन। देन कुछ और याद है? ओके, राइट डाउन, लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर कहां से घुसेट रहा है भाई इधर? लिमिटेड लाइबिलिटी, राइट डाउन। लिमिटेड लाइबिलिटी लिखा? नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स लिखा? नेक्स्ट लिखिए कॉमन सील, और जहां पे कॉमन सील लिखा है ना वो ब्रैकेट में लगाना ऑप्शनल। कॉमन सील ब्रैकेट में लगाइएगा ऑप्शनल। वेरी गुड, कैन सू एंड बीइंग सूड इन इट्स ओन नेम। नेक्स्ट फीचर, तुम तो खुद से पहले से समझदार हो सारे बच्चे, तुम्हें पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ना? कैन सू एंड बीइंग सूड इन इट्स ओन नेम। कैन सू एंड बीइंग सूड इन इट्स ओन नेम, रिटन लिखिए। ओके, आगे और कुछ याद आ रहा है? कैन होल्ड दी प्रॉपर्टी लिखो, कंपनी कैन होल्ड दी प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी की प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम।
ठीक है, नेक्स्ट कुछ और याद है? लिखो, एक और चीज लिख लीजिए, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट। डन? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट डन। तो अब देखिए कितने फीचर्स हो गए, ऐसे एक बार रिकॉल करो। सबसे पहले सबने क्या बोला? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देन एन आर्टिफिशियल पर्सन, देन separate legal entity, then perpetual succession, then limited liability, then common seal, then transferability of shares, then can sue and being sued in its own name, then can hold the property in its own name, then separation of ownership from the मैनेजमेंट। तो ये सारे फीचर्स हैं। चलो अभी एक डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाऊंगा मैं, क्या? कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। मुझे बात बताओ, ये वॉलंटरी वर्ड का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या मतलब है इसका? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट हैं अपनी इच्छा से आए हो या मैं जबरदस्ती किसी को खींच के लाया हूं? गन पॉइंट, ऐसा बंदूक रख दिया गनपट्टे पे और बोला क्लास में चलना पड़ेगा नहीं तो जान से मार दूंगा, या पेरेंट्स ने लात मार के भगाए? बोलो। अपनी इच्छा से आए हैं सर, अपनी इच्छा से आए हैं और मन हुआ तो अपनी इच्छा से चले भी जाएंगे। हाँ है ना? बंक मार लो क्लास या घर से निकलो क्लास के नाम पे, लेकिन क्लास ही ना हो। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो this class also be said as a voluntary association। association का मतलब क्या होता है? group of two or more person, group of two or more person can form an association। हाँ या ना? हाँ सर। this class is also voluntary association। voluntary association का मतलब है कि any person who is eligible वो voluntary basis पे, voluntary basis मतलब खुद की इच्छा से कंपनी का मेंबर बन सकता है। सिमिलरली कोई भी पर्सन खुद की इच्छा से can make an exit from the company, can make an exit from the company। is it clear? okay, तो मैंने क्या बोला? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो एलिजिबल है वो वॉलंटरी बेसिस पे कंपनी का मेंबर बन सकता है। कंपनी का मेंबर कैसे बनते? शेयर्स अक्वायर करके, है ना? एनी पर्सन हु इज एलिजिबल कैन बिकम on voluntary basis, similarly can make an exit from the company on voluntary basis। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, no one can be forced, no one can be forced by a company to become the, no one can be forced by a company to become the member of the company। is it clear? write down, write down, लिखिए। any person on voluntary basis, any person on voluntary basis can become, any person on voluntary basis can become member of any company, any person on voluntary basis can become member of a company। कोई भी पर्सन वॉलंटरी बेसिस पे कंपनी का मेंबर बन सकता है, कोई भी पर्सन वॉलंटरी बेसिस पे कंपनी का मेंबर बन सकता है ना? सिमिलरली एनी पर्सन on voluntary basis, similarly any person on voluntary basis, any person on voluntary basis can make an exit from the company,
can make an exit from the company. Anyone is free to be a member of company, as well as anyone is free to make an exit from the company. No one can be forced. No one can be forced to be the member of company. इसका ये मतलब है, as simple as that. Is it clear? सभी को? चलिए, moving on to the next part. Next, write down. An artificial person. Next feature लिखिए. An artificial person. Write down. An artificial person. आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट नेचुरल. इसमें क्या सोचना है? तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब नॉट नेचुरल. कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन. नॉट अ नेचुरल पर्सन मतलब, इसका मतलब कि कंपनी का ना तो नेचुरल बर्थ होता है, ना ही नेचुरल डेथ होगा. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी कौन से साल में जी रहे हो? 2023. वेरी गुड. सबको पता है? हाँ. क्या 2123 में जिंदा रहेंगे हम? ठीक है. टुडे इट इज 2023. मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, क्या आज से 100 साल के बाद हम में से कोई भी जीवित रहेगा? बोलो. चांस कम है? अबे बिल्कुल ही चांस नहीं है. कम और ज्यादा क्या है? मृत्यु निश्चित है. ठीक है. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खत्म होना ही है. हाँ या ना? क्यों है मालूम? बिकॉज वी ऑल आर नेचुरल पर्सन. बिकॉज वी ऑल आर नेचुरल पर्सन. अच्छा, तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ. क्या 21-23 में ये कंपनी चलती रहेगी? टाटा कंपनी के बारे में सुना है? 100 साल पहले भी थी, आज भी है, 100 साल बाद तक भी रहेगी. तो ऐसा एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. That being an artificial person, a company come into existence. A company come into existence by following the requirements of the law. एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उसको इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो करके लाया जा सकता है. सिमिलरली एक कंपनी का एग्जिस्टेंस मिटाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ फॉलो करके उसको डिसॉल्व किया जा सकता है. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नेचुरल पर्सन. नेचुरल बर्थ हुआ है, नेचुरल डेथ होगा. आज बोला ना अभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. ठीक है. बट एज फार एज अ कंपनी इज कंसर्न, ना तो नेचुरल बर्थ है ना नेचुरल डेथ है. ना तो नेचुरल बर्थ है ना ही नेचुरल डेथ है. A company come into existence by following the requirements of the incorporation process. Similarly, a company can be dissolved. By following with the requirements of the dissolution process. I hope ये सबको clear है. बात समझ में आ रहा है क्या? Okay, write down. Not a problem, दिव्यांश. लिखिए. An artificial person की जगह पे a company comes into existence. A company comes into existence by complying with the complying का मतलब समझते हो? मैंने वर्ड बोला complying, क्या मतलब है इसका? फॉलो करना है ना? बोलो ना. हाँ. by complying with the provisions of
या by complying with the requirements of, by complying with the requirements of the provisions of, by complying with the requirements of the provisions of the act, the provisions of the act. Similarly, a company, can be dissolved. Similarly, a company can be dissolved in accordance with the requirements, in accordance with the requirements of the provisions of the, in accordance with the requirements of the provisions of the act. फिर एक ना ऐसा इन्वर्टेड कॉमा लगाना, लिखना इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखना, अ कंपनी neither gets natural birth nor natural death. और as well as, the company neither gets natural birth as well as natural death. No one can predict that whether Reliance company is going to be there or not. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? But every one of us can predict that we are not going to be there in 2123. हाँ है ना? Very good. तो दो फीचर्स कर लिए, तीसरा देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट का मतलब क्या होता है बताओ तो? अलग। लीगल का मतलब यहाँ पे लॉफुल। सेपरेट का मतलब अलग, लीगल का मतलब लॉफुल। एंटिटी का मतलब है एग्जिस्टेंस। सेपरेट लॉफुल एग्जिस्टेंस, ठीक है? सेपरेट लॉफुल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस या सेपरेट लॉफुल एग्जिस्टेंस, दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर है? राइट नाउ क्या मतलब है इसका? देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, इससे पहले तुम लोग क्या पढ़ के, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, है ना? तो बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, वेदर यू कैन सी अ कंपनी, आज तो मुझे, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई अविनाश झा कैसा दिखता है, तो क्या तुम मेरा डिस्क्रिप्शन दे सकते? और मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैसा दिखता है, कैन यू गिव द डिस्क्रिप्शन? क्या तुम रिलायंस कंपनी का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि वो कैसा दिखता है? टाटा कंपनी कैसा दिखता है? कैन यू गिव द डिस्क्रिप्शन? यस और नो? यू कैन नॉट गिव द डिस्क्रिप्शन। ऐसा हम तो बोलेंगे बड़ी सी बिल्डिंग, अरे तुम वो कंपनी का डिस्क्रिप्शन थोड़ी ना दे रहे हो, उसके एसेट्स का डिस्क्रिप्शन दे रहे। तो बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, a company have no physical existence, है ना? Being an artificial person, company have no physical existence. It has no eyes to see, no mouth to speak, no mind to think, no ear to listen, है ना? लेकिन है ये पर्सन, लेकिन खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। एक कंपनी खुद से कुछ भी नहीं कर सकता,
अपना काम करवाने के लिए ये कुछ लोगों पे डिपेंडेंट है ना। आप लोगों ने पढ़ा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो ऑल्दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बट इन द आईज ऑफ लॉ उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी दोनों क्या है? दोनों क्या है? दे बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। A company have its own lawful existence. A company have its own lawful existence, which is different from the members of the company. A company have its own lawful existence या legal existence, which is different from the members of the company. मेरी बात समझ में आ रही है? राइट डाउन। कौन सा सिम यूज करते हैं तुम लोग? जियो का सिम यूज करते? ओके, तो जियो का सिम किससे खरीदा तुमने? कंपनी से खरीदा या उसके एम्प्लॉय से खरीदा, या कोई भी उसके ऑथोराइज स्टोर से खरीदा ना? ऑथोराइज स्टोर से खरीदा होगा। ऑथोराइज स्टोर में कंपनी का एम्प्लॉय होगा, तो कंपनी का एम्प्लॉय किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? अगर वो सिम ठीक से नहीं चलती है तो तुम किसको पकड़ोगे, कंपनी को या उसके एम्प्लॉय को? कंपनी को पकड़ोगे। मैंने ये फोन खरीदा है, ये फोन किससे खरीदा? मैंने कंपनी से खरीदा। क्या कंपनी बेचने के लिए आई थी मुझे? नहीं, कंपनी के बिहाफ पे किसी ने मुझे ये बेचा है। अगर ये फोन ठीक से काम नहीं करेगा, मैं किसको पकड़ूंगा? कंपनी को पकड़ूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? A company have its own lawful existence. A company have its own lawful existence. अभी तुम समझो, क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट बैठे ना, सबका खुद का अस्तित्व है या नहीं है? You all have their own identity. You all have your own legal identity. Similarly, a company also have its own legal identity, which is different from its, जो कि डिफरेंट है, मेंबर्स से डिफरेंट है। ऑल्दो मेंबर्स काम कर रहे हैं किस बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे, लेकिन कानून की नजर में क्या? कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। तो सर इस बात का तो गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। मान लो कि मैंने कंपनी खोला, मैंने कंपनी स्टार्ट किया, है ना, मैं और 4 लोग और है मेरे साथ, हमने मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट किया। ठीक, थोड़े साल बिजनेस किया और फिर उस कंपनी के नाम पे लोन लिया बैंक से। लोन लेते समय बताया कि बिजनेस एक्सपेंशन करना है, इसलिए लोन चाहिए। बैंक ने लोन सैंक्शन किया। वो जो लोन का पैसा आया, उन लोन के पैसों से हमने हमारे बड़े बड़े बंगले खड़े कर दिए और कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया। तो जब एक्सपेंशन नहीं किया तो रेवेन्यू नहीं बढ़ा, और जब रेवेन्यू नहीं बढ़ा तो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए। लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक आकर के किसका गला पकड़ेगी, मेरा या कंपनी का? लोन किसने लिया था? कंपनी ने। गला किसका पकड़ेगी? किसका गला पकड़ना चाहिए? कंपनी का। अरे कंपनी तो मासूम है ना। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला, खुद से सोच नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, कुछ फीलिंग्स नहीं है। तो जो मेंबर्स है ना, मेंबर्स वो इस फीचर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत फायदा उठा सकते हैं। मेरे जैसे मेंबर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, लोन किसके नाम पे लिया था? कंपनी के नाम पे। बंगला किसका बनाया? खुद का। तो गलत फायदा उठाया ना। बोला अगर मेंबर्स ने इस फीचर का गलत फायदा उठाया तो हम ऐसा मान लेंगे that there is no separate legal entity and members will be held liable for the acts of the company. तुम लोगों ने नाम सुना अभी न्यूज वगैरह पे, विजय माल्या को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ढूंढ रही है, नीरव मोदी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ढूंढ रही है, चाहती है कि वो इंडिया में उनको लाया जाए वापस। लोन विजय माल्या ने थोड़ी ना लिया था। जब भी कोई कंपनी बहुत बड़ा फ्रॉड करती है, उसके डायरेक्टर्स को पकड़ा जाता है। क्यों?
डायरेक्टर्स ने थोड़ी ना पैसा लिया, कंपनी ने पैसा लिया, लेकिन बोला कि कंपनी के बिहाफ पे वो ट्रांजेक्शन किसने किया था, ट्रांजेक्शन किसने किया, डायरेक्टर्स ने। बोला अगर इस फीचर का, सेपरेट लीगल एंटिटी का अगर आप गलत फायदा उठाते हो तो हम भूल जाएंगे दैट देयर इज एनी सेपरेट लीगल एंटिटी, हम भूल जाएंगे दैट देयर इज एनी सेपरेट लीगल एंटिटी, और हम क्या कंसीडर करेंगे कि आप कौन, मेंबर और कंपनी दोनों क्या है, वन एंड दी सेम। तो विजय माल्या की कंपनी ने क्या किया, लोन उठाया। जब भी आप समझो घर पे मम्मी से पैसा मांगते, हाँ है ना, ओके, मान लो कि पापा से पैसा मांगने के लिए गए, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने बोला कि पापा 5,000 रुपए दे दो, और पापा ने ऐसा जेब से निकाला बिना कुछ पूछे तुमको 5,000 रुपए दे दिया, होता है ऐसा कभी, आए ना। तुम जाओ पेरेंट्स के पास और बोलो कि 5,000 रुपीज चाहिए, पेरेंट्स बोलेंगे कि क्या काम है, तुम बोलना कि पार्टी देना दोस्तों को, तो पेरेंट्स पिटाई भी करेंगे, गालियां भी देंगे, घर में भी बंद कर देंगे। दूसरा, तुमने बोला पेरेंट्स को 5,000 रुपए चाहिए, पेरेंट्स ने पूछा क्यों चाहिए 5,000 रुपए, तुम बोल दो कि बुक्स खरीदना है, लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, क्लास की फीस पे करना है, मेरी बात समझ में आ रहा है, तो पेरेंट्स तुमको पैसा देगा, हाँ या ना। लेकिन तुमने बुक्स खरीदने के नाम पे जो पैसा लिया, उसको अगर तुमने पार्टी में उड़ाया, क्या होगा, तुम उड़ोगे। वेरी गुड, यू विल बी पेनलाइज्ड बाय योर पेरेंट्स फॉर द सेम, हाँ या ना। तो बैंक भी तो यही करेगा ना, बैंक लोन आप लेने के लिए जाओ तो बैंक सबसे पहले पर्पस पूछता है, बैंक ने जिस पर्पस के लिए आपको पैसा दिया ना, आपको वो पैसा उसी पर्पस के यूज में लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो यू विल बी पेनलाइज्ड। सेम थिंग हैज बीन डन बाय द विजय माल्या। कंपनी ने लोन लिया कुछ और बोल करके, पैसा लगाया कहीं और, है ना, तो उसके ऊपर चार्जेस लगा, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का। सेम थिंग हैपेंड विद नीरव मोदी ऑल्सो, कंपनी ने लोन लिया फॉर सर्टेन पर्पस, उस पैसे को उसके यूज में नहीं लिया, सेम चार्जेस लगा, इसलिए गवर्नमेंट उसको ढूंढ रही है, ना कि उसके कंपनी को। मेरी बात समझ आ रहा है क्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आई कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। अगर कंपनी के मेंबर्स कंपनी के नाम पे या कंपनी की आड़ में, कंपनी के पीछे छुप के क्या कर रहे हैं, कोई फ्रॉड कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहां पे कौन जिम्मेदार है, मेंबर्स, ना कि कंपनी। इज इट क्लियर। उस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी विल बी इग्नोर्ड। लेटर ऑन जब हम जाएंगे तो एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, द सेम थिंग विल बी फॉलोड देयर। इज इट क्लियर। ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या आपको सारी बातें समझ में आ रही है, ऑनलाइन वाले दिव्यांश, कोई और स्टूडेंट है, प्लीज मेंशन योर नेम, अपार्ट फ्रॉम दिव्यांश अगर कोई और भी बच्चा है प्लीज मेंशन योर नेम। ओके, सो लिखिए, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, being an artificial person, being an artificial person, a company have its being an artificial person, a company have its own lawful existence, being an artificial person, a company have its own lawful existence, which is different from, which is different from its member. Although it is the members, although it is the members who act on behalf of company, although it is the members who act on behalf of company,
although it is the members who act on behalf of company, but company shall be held liable, but company shall be held liable for all such acts. Although members लोग काम कर रहे हैं किसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे, लेकिन उन सभी काम के लिए, उन सभी एक्ट्स के लिए जिम्मेदार कौन, उन सभी एक्ट्स के लिए जिम्मेदार कौन है, कंपनी जिम्मेदार है. इज इट क्लियर सभी बच्चों को? चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ समझना. मैंने एक क्लासेस खोला, XYZ क्लासेस, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में मैंने क्लासेस स्टार्ट किया, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. ठीक, और मान लो कि यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और एक बच्चे की फीस है, बताओ कितना पैसा, पैसा 60 लाख रुपए. मैंने क्लासेस खोला लेट्स से 5 दिसंबर 2023 को, 5 जनवरी 2024 तक इतना पैसा कलेक्ट हुआ, और ये पैसा ये मैं एक सेकंड, हेलो हेलो, स्टूडेंट ने एडमिशन कहाँ लिया था, XYZ क्लासेस. ठीक, पैसा किसने कलेक्ट किया, अविनाश झा ने. पैसा कलेक्ट करके अविनाश झा ने क्या किया, चलता बना, है ना. हु विल बी हेल्ड लायबल, हु विल बी हेल्ड लायबल, बच्चों का सिलेबस कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, क्लासेस और अविनाश झा. अविनाश झा क्यों, अबे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में ये XYZ क्लासेस और अविनाश झा दोनों कौन है भाई, सेम ही है. यहाँ पे XYZ क्लासेस का मतलब अविनाश झा और अविनाश झा का मतलब XYZ क्लासेस, दे बोथ आर वन एंड द सेम. हाँ या ना. लेकिन कल को अगर मैंने इसको क्या कर दिया, XYZ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, क्या बन गया, कंपनी. अभी बच्चों ने एडमिशन कहाँ लिया है, XYZ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में, एंड नॉट विथ अविनाश झा. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस, XYZ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड एंड नॉट अविनाश झा. फर्स्ट केस who is responsible to complete your syllabus, अभी. सेकंड केस में who is responsible to complete your syllabus, XYZ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड. लेकिन फिर से समझना भाई, प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पे 4 लोग थे, बच्चों से फीस कलेक्ट की और चलते बने. अब कौन जिम्मेदार है, कंपनी जिम्मेदार है या ये 4 लोग जिम्मेदार है, 4 लोग जिम्मेदार है. अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस फीचर का अगर क्या किया, गलत इस्तेमाल, भाई गलत इस्तेमाल किया ना, अबे कंपनी के नाम पे पैसा उठा करके भाग गए, भूल जाएंगे क्या, क्या भूल जाएंगे कि कंपनी अलग है और ये अलग है. मेरी बात समझ में आ रही है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलते हैं, as per this concept a company have its own lawful existence which is different from the members of the company. लेकिन इस फीचर को कब तक रिकॉल करते रहेंगे, कब तक ध्यान में रखेंगे, जब तक लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट की जा रही है. once the member of company या any members of the company या directors of company gets indulged या gets involved in any kind of unlawful activities, illegal activities, fraudulent activities, तो फिर this concept will be totally ignored and the members of the company will be held liable for the act of the company. Is it clear?
everyone? Okay, now moving on to the next part. लिखिए transferability of shares. Transferability of shares. Next characteristics लिखिए. Transferability of shares. Write down. पहले लिख लो फिर आई विल डिस्कस. लिखो. In a public company, shares are freely transferable. In a public company, shares are freely transferable from one person to the another person. In a public company, shares are freely transferable from one person to the another person. However, a private company can impose certain restrictions. However, a private company can impose certain restrictions on the transferability of shares. ठीक है. जहां तक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का सवाल है, पब्लिक कंपनी में कोई भी मेंबर शेयर ट्रांसफर कर सकता है कितनी भी बार. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. इसके ऊपर ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. हाउएवर in case of a private company can impose certain restrictions. कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है एंड नॉट द एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. मान लो कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसने मना कर दिया मेंबर्स को अपने शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बोले कर ही नहीं सकते, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड एंड नॉट द एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन. हाउएवर पब्लिक कंपनी में shares are freely transferable. In case of a public company, shares are freely transferable from one person to the another person. I hope ये सबको क्लियर है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लिखिए. कितने कैरेक्टरिस्टिक्स किए आपने? 4 किए. ओके. नेक्स्ट राइट डाउन. कॉमन सील लिख दो. कॉमन सील. अब देखना, ये जो कॉमन सील है ना, कॉमन सील कंपनी का होना आज के टाइम में मैंडेटरी नहीं है. अ कंपनी मे हैव कॉमन सील. देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बोला कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन. एंड बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज हाथ नहीं है साइन करने के लिए, है ना, लेकिन लॉफुल एग्जिस्टेंस है खुद का. तो अगर एक कंपनी चाहे तो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है. लॉफुल एग्जिस्टेंस है तो खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है. अब तुम समझो, अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा तो लास्ट में साइन तो करूंगा ना, है ना. बिना साइन किए कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूँ? ये सुनो. तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कंपनी जो है खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो साइन करना पड़ेगा. साइन कैसे करेगी? कंपनी के पास तो हाथ ही नहीं है. तो वो जो साइन है वही वहां पे यूज किया जाता है कंपनी का कॉमन सील. क्या यूज किया जाता है? कॉमन सील. तो यहां बोला गया कॉमन सील, देखना लैंग्वेज, इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. कॉमन सील क्या है? कॉमन सील इज द
ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी विच इज अफिक्स्ड, अफिक्स्ड का मतलब अटैच्ड है ना, लगाना किसी के ऊपर, ऑन एवरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कॉमन सील क्या है? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर जो कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे फिक्स किया जाएगा। फिर नीचे लिखा है, नीचे बोला अ कंपनी may have common seal, a company may have common seal, एक कंपनी का कॉमन सील हो सकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दैट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू हैव कॉमन सील। अ कंपनी मे और मे नॉट हैव कॉमन सील। अगर कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो कंपनी ना ऑथोराइज करता है डायरेक्टर्स को कि वो कंपनी के बिहाफ पे क्या करें, साइन, जिसमें से कम 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए और 2 में से एक डायरेक्टर होगा मैनेजिंग डायरेक्टर। और इसके अलावा अगर कंपनी में सीएस है तो सीएस भी साइन करेगा। इज इट क्लियर? चलिए तो राइट डाउन फटाफट से। रिटन ओके। yes, any doubt online students? डन? कितने फीचर्स हो गए? 5। नेक्स्ट राइट डाउन परपेचुअल सक्सेशन। राइट डाउन परपेचुअल सक्सेशन। तुम लोगों ने ये वर्ड सुना है क्या पहले? परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल का मतलब है समथिंग विच नेवर एंड्स। परपेचुअल क्या मतलब है? समथिंग विच नेवर एंड्स, ऐसी कोई चीज जो कभी भी खत्म नहीं होती। सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब है इट विल कीप ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल तुमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में सुना रहेगा। इट वॉज स्टार्टेड बाय द ग्रेट धीरू भाई अंबानी जी। नाउ इट इज बीइंग हेडेड बाय मुकेश अंबानी। कल को मुकेश अंबानी नहीं रहे, आकाश अंबानी। परसों आकाश अंबानी नहीं रहे, हिज सन। yes or no? It will keep on going. It will keep on going from one generation to another generation. And till when it will keep on going? Till the time it is lawfully dissolved. कब तक चलता रहेगा? जब तक उसे लॉफुली डिसॉल्व ना कर दिया जाए। ठीक है, कब तक चलता रहेगा? जब तक उसे लॉफुली डिसॉल्व ना कर दिया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंपनी हैव परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी हैव परपेचुअल सक्सेशन मतलब a company will keep on going until and unless it is lawfully dissolved। ये सुनो, पास में ना मेरे घर के पास में एक पनवाड़ी की दुकान, ठीक है, मेरे घर के पास में एक पनवाड़ी की दुकान है, संजय पान भंडार। ठीक है, अब कल को अगर संजय जी की डेथ हो जाती है, पान की दुकान चलती रहेगी? कौन चलाएगा बे? विल यू गो देयर? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अकेला है, मर गया,
कौन चलाएगा? एग्जिस्टेंस विल कम्स टू एन एंड. बट अगर कंपनी है तो एग्जिस्टेंस कब तक है? अनंत कालों तक. अनंत काल समझते हो? कंपनी अमर है, अमर. समझते? इट विल नेवर डाई अ नेचुरल डेथ. कंपनी विल नेवर डाई अ नेचुरल डेथ. It will keep on going from one generation to, it will keep on going from one generation to another generation. ये बहुत फेमस कोट यूज किया जाता है यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक्स के रेफरेंस में. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी विल गो फॉर एवर. मतलब मेंबर्स आते जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी. कब तक? जब तक उसे लॉफुली डिसॉल्व ना हो जाए, कर दिया जाए. अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, समझना. एक कंपनी है ए लिमिटेड, है ना. ये उसकी बिल्डिंग, मतलब पूरा कैंपस है. ये पूरा एक एरिया, और एरिया में इसके 3 बिल्डिंग्स है, और ये अलग अलग पार्किंग है, और यहाँ पे पार्क है, ब्ला 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 ब्ला. ये पूरा प्रोमाइसेस है कंपनी. ठीक. एम्प्लॉयज लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स लोग इस बिल्डिंग में बैठे हैं, और कंपनी के जितने भी मेंबर्स लोग हैं ना, वो सब भी यहाँ पे. मतलब टोटल जितने भी मेंबर्स, मान लो 400 मेंबर्स हैं कंपनी के अंदर, 400 मेंबर्स यहाँ पे. और कंपनी में टोटल 8 डायरेक्टर्स है, 8 डायरेक्टर्स यहाँ पे. मतलब 400 मेंबर्स मीटिंग के लिए आए, मीटिंग हो रहा है, 8 डायरेक्टर्स हैं, और सारे एम्प्लॉयज भी हैं. सारे एम्प्लॉयज अपना अपना काम कर रहे हैं, कंपनी में मीटिंग चल रही है. ठीक. पास में से एक टेररिस्ट ग्रुप निकला. ठीक है. इसने क्या किया, इस प्रेमाइसेस में 10 बॉम्ब फेंक डाला. ठीक है. 10 बॉम्ब फेंका. अब वो बम की वजह से पूरा का पूरा बिल्डिंग, वो जो भी जगह थी, लोग, मशीनरीज, एम्प्लॉय, सब गायब हो गए. सारे एम्प्लॉयज मारे गए, सारे मेंबर्स मारे गए, सारे डायरेक्टर्स मारे गए, बिल्डिंग खत्म हो गई. क्या कंपनी बंद हो गई? Whether the existence of company will comes to an end? Answer is no. सर ने अभी तो बोला था मेंबर्स आते जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी. कंपनी का एग्जिस्टेंस कब तक? जब तक उसे लॉफुली डिसॉल्व ना कर दिया जाए. क्यों? अबे आर्टिफिशियल पर्सन है ना. इज इट क्लियर? परपेचुअल, परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल वर्ड का मतलब something which never ends, which keep on going, succession, one generation to another. Simple है. Write down. Write down. Being an artificial person, being an artificial person, the existence of a company, being an artificial person, the existence of a company shall never, the existence of a company shall never comes to an end. Being an artificial person, the existence of a company shall never comes to an end until and unless it is lawfully dissolved. Until and unless it is lawfully dissolved as per the requirement, as per the requirements of law, as per the requirements of law. ठीक है. A company will keep on going. A company will keep on going from, a company will keep on going from one generation to the another generation.
from one generation to the another generation. And shall never lose its identity. Or existence. फिर लिख लेना, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इट इज राइटली सेड, it is rightly said in the case of a company, it is rightly said in the case of a company, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, members may come, members may go. Company will go forever. ठीक है, members may come, members may go, company will go forever. कितने फीचर्स पढ़े आपने? आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं, आप एक बार वो सारे फीचर्स अपने लेवल पे रीड करिए और बताइए क्या पढ़ के अच्छा लग रहा है, कोई डाउट है तो पूछिए। ऑनलाइन बच्चे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डन सभी लोग? चलिए, तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है, एवरी वन ऑफ यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।